हेलो गाइस। तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो जैसे हमने अदर चैप्टर्स को रिवाइज किया है, एकदम सिमिलर मैनर में हम लोग इस चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पे मिस्टेक्स हो सकता है उस मिस्टेक्स के पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, सो दैट वी डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स इन द एग्जाम। ओके, नाउ आपको करना क्या है, ये वाला नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ले लेना आप लोग। ओके, नाउ क्लास जैसे ही खत्म होता है, फटाफट जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ इंडिया 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। नाउ सो लेट अस स्टार्ट इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। नाउ अब यहाँ पे हमें जैसा मैंने बोला आपको, ये बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी इससे। ओके, सो इसको हम लोग छोड़ तो नहीं सकते फॉर श्योर। चलो, तो हमें सबसे पहले इसमें समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू। ओके, नाउ इंड एस 113 का एप्लीकेबिलिटी कहां पे होता है, कहां पे नहीं होता है, ओवरऑल प्रोसेस क्या है फेयर वैल्यू मेजरमेंट निकालने का। ओके, नाउ फिर हमें तीन चीज समझना होगा, फेयर वैल्यू ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट एंड फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये तीन चीजें पढ़ना होगा यहाँ पे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर डिस्क्लोजर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का क्या होता है, हमें वो पढ़ना है। तो हमें यही चीज पढ़ना है इसमें। चलो हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू। अब समझो बात को। सो फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, बोला फेयर वैल्यू का मतलब होता है इट इज अ प्राइस। देखो, दो चीज है, एक होता है असेट, एक होता है लायबिलिटी। फेयर वैल्यू दोनों का होता है, चाहे वो असेट हो चाहे वो लायबिलिटी हो, फेयर वैल्यू दोनों का हो सकता है। अगर असेट है तो क्या होगा फेयर वैल्यू का मतलब, और अगर लायबिलिटी है तो क्या होगा फेयर वैल्यू का मतलब। पहले ये समझो, बोला अगर असेट है, इट इज द प्राइस रिसीव्ड टू सेल एन असेट, टू सेल एन असेट इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, in an orderly transaction between market participants at a particular measurement date, at a particular measurement date is called as the fair value, is called as fair value। मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब समझने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड बोल रहा है अगर आपके पास कोई एसेट है, उसको बेचने के लिए आपको कितना पैसा मिलेगा, लेकिन इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, मतलब आपके आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था उस एसेट को बेचने का। ओके, आपने एक एकदम नॉर्मल ट्रांजेक्शन किया है, एकदम नॉर्मल ट्रांजेक्शन किया है बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इंडिपेंडेंट नॉलेज एंड विलिंग पार्टीज। ऐसा नहीं है मैंने किसी को बहुत ऊपर दाम में चिपका दिया, 100 का कैलकुलेटर किसी को 300 पे चिपका दिया, तो क्या 300 फेयर वैल्यू हो गया? नहीं। ओके, सामने वाला पार्टी को नॉलेज था ही नहीं, मैंने 100 का कैलकुलेटर सामने वाले को 300 में चिपका दिया, राइट? तो क्या 300 फेयर वैल्यू हो गया? नहीं। द मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है, बोथ द पार्टी शुड बी नॉलेजेबल, विलिंग एंड इंडिपेंडेंट, नॉलेजेबल, विलिंग एंड इंडिपेंडेंट। ओके, ना 100 का कैलकुलेटर था, ये मेरा भाई को ही मैंने बेचा, तो मैंने बोला चल ठीक है तो 70 पे ले ले, तो क्या 70 को मैं बोल दूंगा फेयर वैल्यू? नहीं। 70 को फेयर बोल सकता हूं? नहीं। इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, सो यहां पे लिखो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, नॉलेजेबल एंड विलिंग पार्टीज, एंड विलिंग पार्टीज। ओके, नाउ तो ये हो गया आपका असेट का फेयर वैल्यू। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी बोलता है, स्टैंडर्ड बोल रहा है इट्स अ अमाउंट पेड, अमाउंट पेड टू सेटल अ लायबिलिटी,
अमाउंट पेड टू सेटल अ लायबिलिटी। अगेन ये वाला पार्ट को कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट। इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट अ मेजरमेंट डेट। ये हो गया आपका लायबिलिटी का डेफिनेशन। बताओ क्लियर है क्या? मीनिंग मीनिंग क्लियर है क्या? इट्स अ प्राइस रिसीव्ड टू सेल एन असेट, इट्स एन अमाउंट पेड टू सेटल अ लायबिलिटी between orderly transaction, in an orderly transaction between market participants at a particular measurement date, at a particular measurement date। बताओ क्या आपको फेयर वैल्यू का मीनिंग क्लियर है क्या? क्या आपको फेयर वैल्यू का मीनिंग क्लियर है क्या? ओके चलो, तो ये हो गया फेयर ऑर्डरली ट्रांसफर, मतलब नॉट स्ट्रेस्ड, बंदूक के नोक पे सामने नहीं बचा मैंने। ओके, मैं अपने विलिंग से, अपने मन से एकदम पूरे क्या बोलते हैं उसको, सहमति से मैंने बेचा, सहमति से मैंने बेचा। ओके, नाउ मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर इंडिपेंडेंट, knowledgeable and has the ability and the willingness to enter into transaction। now fair value जो होता है वो क्या एंटिटी स्पेसिफिक होता है? नहीं, हमेशा ध्यान में रखना, फेयर वैल्यू इज नॉट एंटिटी स्पेसिफिक। फेयर वैल्यू इज नॉट एंटिटी स्पेसिफिक, इट इज असेट स्पेसिफिक। ओके, नाउ यार एक बात और समझो, फेयर वैल्यू का ओवरऑल कंक्लूजन पता है हम लोग क्या निकाल सकते हैं? फेयर वैल्यू का ओवरऑल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फेयर वैल्यू इज कॉल्ड एज द एग्जिट प्राइस। इट इज द एग्जिट प्राइस, एग्जिट प्राइस। बोलो क्लियर? ओके, नाउ एप्लीकेबिलिटी, इंड एस 113 कहां अप्लाई नहीं होता है? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इंड एस 102, मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था इंड एस 102 में हम लोग कौन सा जो फेयर वैल्यू ऑप्शन लेते हैं वो कैसे निकलता है? वो निकलता है ब्लैक सॉल्स मॉडल से या बाइनोमियल मॉडल से। तो उसको हम लोग ये वाला फेयर वैल्यू से नहीं निकालते हैं, उसको हम लोग ये वाले फेयर वैल्यू से नहीं निकालते हैं। ओके चलो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, मैंने कल बताया था आपको कि जो एनआरवी होता है और जो फेयर वैल्यू होता है दोनों फर्क है, दोनों में फर्क है। एनआरवी इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री एंड फेयर वैल्यू इज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अदर एनी अदर असेट्स। ओके, नाउ आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी ये फेयर वैल्यू पे नहीं है, इसको फेयर वैल्यू नहीं बोलते, इसका मेजरमेंट अलग होता है, इसका मेजरमेंट अलग होता है। ओके, वैल्यू इन यूज, तो ये कैसे निकलता है? एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट प्री टैक्स डिस्काउंट रेट। ओके, तो ये निकलता है वैल्यू इन यूज इंड एस 36 में। ओके, सो बोला कि इंड एस 36 में ये वाला वैल्यू निकलता है यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंड एस 113 अपने आप में जो फेयर वैल्यू निकालते हैं, तो एक बात समझना, हमेशा एक बात समझना, फेयर वैल्यू जो निकलेगा ना, हम लोग इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को तो एडजस्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को तो एडजस्ट करते हैं, लेकिन क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं क्या? क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं क्या? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। क्यों? बिकॉज द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज डेल्ट इन बाय द रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स, इज डेल्ट इन बाय द रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स। ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट है ये रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में कवर होता है, इसका ट्रीटमेंट रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में कवर होता है।
कोई स्टैंडर्ड आप देखोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोल रहा है और कोई स्टैंडर्ड आपका सिर्फ फेयर वैल्यू बोल रहा है। जैसे एग्जांपल बायोलॉजिकल असेट्स का जो स्टैंडर्ड है इंड एस 41 उसमें क्या बोलता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इंड एस 36 में क्या बोलता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, राइट। फिर आप देखोगे फाइनेंशियल असेट्स में क्या बोलता है फेयर वैल्यू। तो कहीं पे फेयर वैल्यू बोल रहा है, कहीं पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोल रहा है, कहीं पे कॉस्ट टू सेल को ऐड कर रहा है, कहीं पे माइनस कर रहा है। तो द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज कवर्ड इन बाय द रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड। मैं लिख देता हूं यहां पे द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट is dealt by respective standard but ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एडजस्ट होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एडजस्ट होगा। बताओ क्या क्लियर है यहां तक? क्या ये बात क्लियर है आपको यहां तक? चलो मैं आगे चल रहा हूं अब आपसे। अब आता है व्हाट इज द ओवरऑल process of doing the fair valuation। what is the overall process of doing the fair valuation का overall process क्या होता है? समझो बात को। चाहे आपका इक्विटी का वैल्यू कर रहे हो, चाहे आप कोई फाइनेंशियल एसेट का वैल्यू कर रहे हो, चाहे आप किसी नॉन फाइनेंशियल का वैल्यू कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, व्हाट इज द ओवरऑल प्रोसेस, व्हाट इज द ओवरऑल प्रोसेस। ओके नाउ सो ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो आपको वैल्यू किसको करना है, आपको वैल्यू किसको करना है, नॉन फाइनेंशियल एसेट को, फाइनेंशियल एसेट को, या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को, किसको वैल्यू करना है आप सबसे पहले ये देखो। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द यूनिट ऑफ अकाउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। लेट्स सपोज अगर आप किसी नॉन फाइनेंशियल एसेट को वैल्यू कर रहे हो, ओके तो लेट्स सपोज एग्जांपल अ बिल्डिंग इज अ नॉन फाइनेंशियल एसेट। अगर आपको एक बिल्डिंग को वैल्यू करना है, सो यूनिट ऑफ अकाउंट इज, अगर एक बिल्डिंग को वैल्यू करना है तो यूनिट ऑफ अकाउंट इज 1। अब समझो हो सकता है आपको एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग को वैल्यूएशन करना हो। एक बिजनेस पार्क है जिसमें कम से कम 50 बिल्डिंग होंगे, हमें पूरा एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स को फेयर वैल्यू निकालना है। So see what is the unit of account. Is it a one single building or is it a group of building? So see what is the unit of account. नाउ फिर देखेंगे थर्ड में जाके, सबसे पहले हमने देखा किसको वैल्यू करना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अकाउंट। अब फिर हम लोग देखेंगे थर्ड में जाके व्हाट इज द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज अवेलेबल। अब समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज का मतलब होता है हमें मतलब नहीं है कि एंटिटी इस असेट को किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, हमें उससे एक जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है एंटिटी किस चीज के लिए यूज कर रहा है। हमें फर्क किससे पड़ता है? एंटिटी इस असेट को किस चीज के लिए यूज कर सकता है। एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास एक बिल्डिंग है, ओके नाउ मैंने क्या किया उस बिल्डिंग को मैंने उसमें खाली लेट्स सपोज अपना वेयरहाउस बना दिया। मैंने उस बिल्डिंग को पूरा अपना वेयरहाउस बना दिया है, ओके मैं उसको वेयरहाउस बना रखा हूं। लेकिन लेट सपोज अब जब हम लोग उसका फेयर वैल्यू देखेंगे तो हम लोग देखेंगे इसको रेसिडेंशियल बनाए तो, इसमें अगर ऑफिस बनाए तो, इसको अगर वेयरहाउसिंग में ही रहने दे तो, इसको अगर कार पार्किंग में दे दे तो, इसको अगर शॉपिंग मॉल बना दे तो, सो व्हाट आर द पॉसिबल यूजेस, और हर यूज में इसका वैल्यू क्या होगा, 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 जिसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगा हम लोग वो लेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द असेट। एक बात समझो, भूल जाओ स्टैंडर्ड को। आप सोचो कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हमने वेयरहाउस बना के रखा है, आप उस बिल्डिंग को बेचना चाहते हो तो आप क्या देखोगे? आप बोलोगे इस एरिया में वेयरहाउसिंग बिल्डिंग का दाम इतना है, आप ये देखोगे क्या? नहीं, आप बोलोगे यार इसी एरिया में इतना ही बड़ा एक बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग ऑफिस स्पेस बनाया हुआ था, तो उस बिल्डिंग को इतना ही बिका है। आप क्या बोलोगे? अच्छा वो बिल्डिंग इतना में बिका है, डजंट मैटर वो किस पर्पस के लिए बना हुआ था, आपका किस पर्पस का है। तो पॉइंट इज व्हाट इज द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, जिसको बेचेंगे वो किस पर्पस के लिए यूज कर सकता है हमें उससे मतलब है, ओके। सो व्हाट इज द करेंट यूज इज नॉट रेलेवेंट, वी हैव टू सी द हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज ऑफ दैट असेट, ओके। नाउ उसके बाद समझो फिर क्या है,
आइडेंटिफाई मार्केट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब मार्केट क्या होता है? मार्केट दो तरह का होता है, एक होता है प्रिंसिपल मार्केट, एक होता है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू? प्रिंसिपल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पे वो सामान सफिशिएंट वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी में सेल होता है। सफिशिएंट वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी में सेल। बताओ सॉफ्टवेयर का प्रिंसिपल मार्केट कहां है इंडिया में? इंडिया में सॉफ्टवेयर का प्रिंसिपल मार्केट कहां है? सॉफ्टवेयर का प्रिंसिपल मार्केट इंडिया में कहां है बताओ? बैंगलोर, राइट। अगर बात करो कैमरा का जो कैमरा होता है या स्टूडियो इक्विपमेंट्स होता है, उसका प्रिंसिपल मार्केट इंडिया में कहां है? मुंबई, राइट, मुंबई। नाउ सो ये हो गया। तो अब आता है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट क्या होता है? द मार्केट विथ हाईएस्ट बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब मार्केट प्राइस माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दोनों माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओके, ये हो गया प्रिंसिपल मार्केट और ये हो गया मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। नाउ अप्लाई वैल्यूएशन टेक्निक्स। अब आपने देखो क्या कर लिया, आपने निकाल लिया हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या है इसका, आपने निकाल लिया इसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या है, आपने निकाल लिया इसका प्रिंसिपल मार्केट या मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट क्या है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, आप लगाओगे या तो इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, मतलब इस पर्टिकुलर सामान से मेरे को कितना 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 कैश फ्लो जाएगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालो, यही मेरा वैल्यू हो गया, ये मेरा वैल्यू हो गया। नाउ मार्केट अप्रोच या कॉस्ट अप्रोच, इन तीनों अप्रोच में से कोई भी अप्रोच जो आपको बेस्ट अप्रोच लग रहा है, उस अप्रोच से आप वैल्यू निकालोगे। तो ये निकला आपका वैल्यू, उसमें माइनस करोगे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसमें माइनस करोगे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसमें माइनस करोगे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करेंगे क्या? नहीं। तो ये आपका निकल के आ जाएगा फेयर वैल्यू, ये आपका निकल के आ जाएगा फेयर वैल्यू, ये आपका निकल के आ जाएगा फेयर वैल्यू। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके नाउ मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मुझे लगता है कि ये मार्केट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। तो मैं मार्केट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए आपके साथ एक क्वेश्चन लेता हूं पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? बोला एक असेट है जिसका दो डिफरेंट एक्टिव मार्केट है। एक असेट है जिसका दो एक्टिव मार्केट है एट डिफरेंट प्राइसेस। एंटिटी इंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन विद बोथ मार्केट्स। बोला एंटिटी जो है दोनों ही मार्केट के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है और प्राइस भी दोनों मार्केट का मालूम है हमें। मार्केट ए में आपको प्राइस कितना मिल रहा है? 26। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना है? 3। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है? 2। मार्केट बी में प्राइस कितना मिल रहा है? 25। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना है? 1। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है? 2। अब बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इफ मार्केट ए इज अ प्रिंसिपल मार्केट। मतलब हमें यहां पे क्या है, हमें प्रिंसिपल मार्केट मालूम है। कौन सा? मार्केट ए। अगर हमें प्रिंसिपल मार्केट मालूम है तो क्या हम लोग मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को इवैल्यूएट करने जाएंगे क्या? अगर हमें प्रिंसिपल मार्केट मालूम है तो हम लोग मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को इवैल्यूएट करने जाएंगे क्या? नहीं, जरूरत है, हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या देखना होगा? हमारा प्रिंसिपल मार्केट क्या है? प्रिंसिपल मार्केट ए है, तो ए में मेरा वैल्यू कितना होगा? ए में मेरा वैल्यू कितना होगा? प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 24। प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 24 ये हो जाएगा मेरा आंसर। इसका 24 हो जाएगा मेरा इसका आंसर। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आप लोग सबका आंसर आया 21 21 21 22। गलत। बोलो क्लियर है क्या? इस 24 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ना अब क्या बोल रहा है दूसरा में? क्या बोल रहा है?
अगर इफ नन ऑफ द मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट, अगर कोई भी मार्केट प्रिंसिपल मार्केट नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हमारा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सा है। तो बताओ हमें मार्केट ए में बेनिफिट कितना मिल रहा है, मार्केट ए में हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है बताना तो जरा सा। 26 माइनस 3 23, 23 माइनस 2 इज 21। यहां पे बेनिफिट कितना मिल रहा है हमें, बेनिफिट कितना मिल रहा है 25 माइनस 1 24, 24 माइनस 2 इज 22। तो ये हो गया आपका मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। तो यहां पे मेरा फेयर वैल्यू कितना हो जाएगा, मेरा फेयर वैल्यू होगा 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 इज 23। बोलो क्लियर है क्या? नोट्स ही तो चल रहा है अभी। फेयर वैल्यू में ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं होगा, तो यहां पर नोट लिखो, while calculating the most advantageous market consider both, while calculating the most advantageous market consider both transport cost and transaction cost. However, while calculating fair value consider only transport costs. Very important point. लिखो यहां पे अलर्ट। ओके चलो अब आ जाओ इस पे, हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल असेट, हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल असेट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये जो किस नॉन फाइनेंशियल असेट को हमें फेयर वैल्यू करना है, यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, फिर हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या है। अब जब हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज लोगे ना, जब हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज निकालोगे तो उसमें कंसीडर सम रिस्ट्रिक्शंस, कंसीडर सम रिस्ट्रिक्शंस। okay now restrictions can be physical restrictions, legal restrictions, financial restrictions। अब क्या होता है समझो बात को, फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस जैसे समझो, एक बात समझो, ये प्रॉपर्टी का मुझे लगता है इस प्रॉपर्टी का अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी होता तो इसका वैल्यू बहुत हाई होता। दो मैं इसको रेसिडेंशियल की तरह यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर इसको इस एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टी का बहुत रेट हाई है तो इसको मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरह यूज वैल्यूएशन करता हूं। बट द पॉइंट इज it is a residential property. Can we use it for commercial purposes? Can we use this property for commercial purposes? No we cannot, no we cannot use this property for commercial purpose। तो क्या मैं commercial purpose वाला वैल्यू कंसीडर करूं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके नाउ अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस है, तो उनको भी कंसीडर करते हुए हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज निकालना। बोलो करेंट यूज मे और मे नॉट बी द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। ओके अगर आप कुछ नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो, अगर आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, तो इन दैट केस करेंट यूज इज प्रिज्यूम टू बी द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। अगर आप नहीं कर पा डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो assessment of highest and best use is from the market participants point of view and not entity specific। मैंने बताया था आपको ये वाला पॉइंट, इट इज फ्रॉम मार्केट पार्टिसिपेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट एंटिटी स्पेसिफिक। फिर क्या बोल रहा है, टेक इनटू अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस फिजिकल लीगल और फाइनेंशियल फ्रॉम मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जो रिस्ट्रिक्शंस भी लोगे ना, जो रिस्ट्रिक्शंस भी लोगे वो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉट एंटिटीज पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। कंसीडर ओनली असेट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस नॉट एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस। समझ रहे बात को?
समझ रहे बात को? मेरे ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शन है कि मैं इस प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि मैं इस प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता हूं। असेट के ऊपर नहीं है। तो मैं जब असेट को अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी मान के वैल्यू करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या? जी हां, कर सकता हूं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर है, असेट के ऊपर नहीं है। रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर है। सो फेयर वैल्यू इज फ्रॉम द असेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द एंटिटीज पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, now what is the meaning of principal market? The market with the greatest level of volume and the level of activity. What is the meaning of most advantageous market? इस पे हम लोग कब जाते हैं? अगर आपका प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं होता है तो हम लोग जाते हैं इस पे। ओके, द मार्केट दैट मैक्सिमाइजेस द बेनिफिट, ओके, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फिर हम लोग इतना करने के बाद हम लोग आते हैं वैल्यूएशन पे। तो वैल्यूएशन कैसे करोगे? इनकम अप्रोच से कर सकते हो, मार्केट अप्रोच से कर सकते हो, या कॉस्ट अप्रोच से कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम अप्रोच? फ्यूचर अमाउंट्स, फ्यूचर कैश फ्लोज को एक प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम लोग करते हैं। मार्केट अप्रोच मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज इस एरिया में कितने में सेल हो रहे हैं और उसमें क्या डिफरेंस था, डिफरेंस को हमारे कॉस्ट के, हमारे डिफरेंस के हिसाब से प्राइस को एडजस्ट कर दो। प्राइसेस एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द मार्केट ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल और कंपेरेबल असेट्स या लाइबिलिटीज। कॉस्ट मतलब द अमाउंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड करेंटली टू रिप्लेस द सर्विस कैपेसिटी ऑफ एन एसेट, ऑफन रिक्वायर्ड अस करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये आप इससे आपका वैल्यू आएगा। वैल्यू में से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को माइनस करो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को माइनस नहीं करना, ये आपका आ जाएगा फेयर वैल्यू। ये आपका आ जाएगा फेयर वैल्यू। बोलो क्लियर है क्या? तो हमने क्या किया? पहले असेट को आइडेंटिफाई किया, यूनिट ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई किया, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज लिया। नाउ इसमें याद रखना, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज सब चीज, चाहे उसका यूज हो, चाहे उसका रिस्ट्रिक्शंस हो, सब कुछ फ्रॉम द मार्केट point of view, from the market point of view, from the asset point of view, not from the entity point of view, not from the entity point of view, not from the entity point of view. Okay, now हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज निकाला, मार्केट क्या निकाला? प्रिंसिपल मार्केट लेना है, मोस्ट एडवांटेज मार्केट लेना है। उसके बाद हमने उसका वैल्यूएशन निकाला, वैल्यूएशन निकाल के उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को माइनस किया, तो ये आपका आ गया फेयर वैल्यू। वैल्यूएशन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को माइनस किया, ये आ गया आपका फेयर वैल्यू। अब आते हैं हाउ टू वैल्यू अ फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट कैसे वैल्यू करोगे? तो अगेन वही आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल असेट, उसका यूनिट ऑफ अकाउंट। नाउ अब फाइनेंशियल असेट में हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज होता है क्या? मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास इक्विटी शेयर है रिलायंस का, मेरे पास इक्विटी शेयर है रिलायंस का, बताओ उसका हाईएस्ट और बेस्ट यूज क्या होगा? तो फाइनेंशियल असेट केस में कोई हाईएस्ट और बेस्ट यूज नहीं होता है। ओके, नाउ कंसीडर मार्केट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। वैल्यू निकाल लो अप्रोप्रिएट मेथड से। इट कैन बी इनकम अप्रोच, इट कैन बी कॉस्ट अप्रोच, इट कैन बी मार्केट अप्रोच। फिर इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को माइनस कर दो। फाइनेंशियल सेट में आइडियली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं होता, आइडियली नहीं होता, आइडियली नहीं होता है। ओके, जो आया वैल्यू वो भी आपका हो गया, आपका जो आया वैल्यू उसको बोलेंगे हम लोग क्या? उसको बोलेंगे हम लोग फेयर वैल्यू। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी कैसे होता है? सबसे पहले अब समझो, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी कैसे करते हो? वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी कैसे करते हो? तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले पूरे एंटिटी का वैल्यू निकाल लो, सबसे पहले पूरे एंटिटी का वैल्यू निकाल लो, पूरे एंटिटी का वैल्यू निकाल लो। ओके, नाउ आपको इक्विटी का वैल्यू चाहिए ना, पहले पूरे एंटिटी का वैल्यू निकालो। ओके, एंटरप्राइज वैल्यू, फर्म लेवल वैल्यू, माइनस करो डेट, माइनस करो डेट, ऐड करो कैश, जितना कंपनी के पास कैश है, ऐड करो फेयर वैल्यू ऑफ, इसके अलावा अगर कोई ऑफ बैलेंस शीट असेट्स या लायबिलिटीज है, कोई सरप्लस असेट्स या लायबिलिटीज है, तो उसका फेयर वैल्यू ऐड करो, कैश को ऐड करो, डेट को माइनस करो, डेट को माइनस करो, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब हो सकता है इसमें इसमें हो सकता है कुछ कंट्रोल और लिक्विडिटी के कारण डिस्काउंटिंग करना पड़े। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल और लिक्विडिटी के कारण डिस्काउंटिंग करना पड़े? एक बात बताना, एक बात बताना, मुझे इस कंपनी का 10% शेयर चाहिए, मुझे इस कंपनी का 10% शेयर चाहिए, तो इसका दाम है 10 लाख रुपया। मुझे इस कंपनी का, लेट सपोज अगर मैं 20% शेयर लेता हूं तो इसका दाम है 20 लाख रुपया। मुझे इस कंपनी का अगर 40% शेयर लेता हूं तो दाम है 40 लाख रुपया। मुझे इस कंपनी का अगर मैं 50% शेयर लेता हूं तो दाम है 50 लाख रुपया। चलो अब मेरे को मेरा आंसर देना। अगर मैं इस कंपनी का
51% शेयर्स लेता हूं तो दाम क्या 51 लाख होगा? दाम क्या 51 लाख होगा? बताओ। नहीं, द प्राइस कैन बी माइट बी 60 lakhs। क्यों? क्यों? कंट्रोल प्रीमियम। कंट्रोल प्रीमियम। तो जिसके पास कंट्रोल नहीं है, अगर मेरे पास लेट सपोज मेरे पास सिर्फ 10% है, तो मेरे को प्राइसिंग का डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। कंट्रोल का डिस्काउंट, लैक ऑफ कंट्रोल का डिस्काउंट, लैक ऑफ कंट्रोल का डिस्काउंट। ओके। या फिर अगर मेरे पास शेयर्स है और मेरे को बोला है कि मैं इस शेयर को 2 साल तक नहीं बेच सकता हूं, तो लिक्विडिटी का डिस्काउंटिंग। लिक्विडिटी का डिस्काउंटिंग याद है ना आपका? इसमें था ना क्या बोलते हैं, इंडेक्स 102 में याद है क्या? जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर था विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विथ रिस्ट्रिक्शन, राइट? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विथ रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, दोनों में फर्क था, राइट? तो यहां पे लिक्विडिटी का भी डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। जो ये वैल्यू आएगा, ये आएगा आपका वैल्यू पर इक्विटी शेयर। बताओ, क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? क्लियर है एवरीवन? चलो, अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चंस पे, फिर मैं आऊंगा डिस्क्लोजर्स पे भी। क्या बोल रहा है? यूके लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ पीटी लिमिटेड as part of the business reorganization plan. The projected free cash flow of PT Limited for the next 5 years are as follows. Okay? क्या बोल रहा है? कैश फ्लो दिया हुआ इतना 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 इतना। ओके। टर्मिनल वैल्यू दिया हुआ है 3965। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 11%। तो बस क्वेश्चन मांग क्या रहा है? क्वेश्चन मांग क्या रहा है? ओके, हमें उसके कंपनी के शेयर्स को अक्वायर करना है। सो हमें देखा ना, डिटरमाइन द वैल्यू पर शेयर। इक्विटी का वैल्यू चाहिए, हमें इक्विटी का वैल्यू चाहिए एज पर इनकम अप्रोच। मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो पहले, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। कितना हो गया बताओ तो? प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया? 3105.57। मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। किस रेट से? 11% से मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला। अब मैं इक्विटी का वैल्यू, ये तो आया प्रेजेंट वैल्यू आया, तो पूरे कंपनी का वैल्यू आया, ये पूरे कंपनी का वैल्यू आया। मुझे इसमें माइनस करना पड़ेगा डेट। कितना डेट है? 1465 माइनस 1465। मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा कैश। कैश कितना है? 106.14। नाउ मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा फेयर वैल्यू ऑफ सरप्लस एसेट्स लायबिलिटीज। कुछ है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये डिस्काउंटिंग कुछ करना है क्या? नहीं दिया हुआ है कुछ भी। तो ये आ गया टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी। कितना आ गया? इतना आ गया। कितना नंबर ऑफ शेयर्स था? इतना 85284,223 डिवाइडेड बाई 85484,223। तो वैल्यू पर शेयर कितना आ गया बताओ तो? 1746.71 डिवाइडेड बाई 85284,223 इंटू क्रॉस, ये आ गया 204.81। 204.81 204.81 आपका वैल्यू पर शेयर। बोलो क्लियर है क्या? तो ये हमने निकाला पहले वैल्यू ऑफ एंटिटी, फिर डेट माइनस किया, कैश ऐड किया, सरप्लस ऐड किया, डिस्काउंटिंग कुछ करना नहीं था तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स इतना था, वैल्यू पर शेयर आ गया। चलो ये फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। यू आर अ सीनियर कंसल्टेंट ऑफ योर फर्म। यू आर, मैं हूं क्या? मैं हूं क्या सीनियर कंसल्टेंट? की आप हो? आप हो। यू आर अ सीनियर कंसल्टेंट ऑफ योर फर्म एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यूएशन ऑफ केके लिमिटेड। You have determined the valuation of the company by 2 approach। आपने 2 अप्रोच से निकाला, मार्केट अप्रोच से भी निकाला, इनकम अप्रोच से भी निकाला, एंड सेलेक्टेड द हाईएस्ट एज द फाइनल वैल्यू। ओके, हाउएवर बेस्ड अपॉन द डिस्कशन विथ योर पार्टनर, आपने अपने पार्टनर से डिस्कशन किया एंड यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू असाइन इक्वल वेट्स टू बोथ द अप्रोच एंड डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स। बताओ कितना होगा? बोला दोनों को इक्वल वेट दो, तो मतलब इसको इक्वल वेट्स दो दोनों को, मतलब इसको एवरेज आउट कर दो, इसको एवरेज आउट कर दो। तो बताओ एवरेज आउट करो कितना आएगा? 5268.2 प्लस 3235.2 डिवाइडेड बाई 2 इज 4251.7। ये हो गया वैल्यूएशन। फिर डेट कितना है? 1465.9। कैश कितना है? 106.414। सरप्लस असेट्स कितना है? 312.4।
ऐड कर दो, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया, इतना। डिस्काउंटिंग कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। डिस्काउंटिंग कुछ दिया हुआ है कि नहीं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया हुआ है, 85284,223, तो डिवाइड करो 85284,223, तो वैल्यू पर शेयर कितना आ गया, 3204.34 डिवाइड बाय 854 कितना हो गया, इनटू 100 क्रॉस, 1 क्रॉस कितना हो गया, 375.72, 375.72। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। चलो, अप्लाइंग द सेम लॉजिक, आप क्वेश्चन नंबर 13 का 1 सॉल्व करोगे। अप्लाइंग द सेम लॉजिक क्वेश्चन नंबर 13 का बस 1, 2 नहीं, बस 1, आपके पास है 2 मिनट। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोर्स देखो, सोर्स कितना बार देखो, 1 2 3 4 5, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हो। सॉल्व करो इसको, 13 का 1 सॉल्व करो, 2 मिनट्स है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके शंकर, आपका क्वेरी यहां पे कि हमने जो यहां पे एवरेज किया, कोई कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला है इसलिए हमने किया है। क्वेश्चन बताएगा आपको, अगर 2 मेथड दिया है ना, तो क्वेश्चन बताएगा आपको कितने, इसको किसको कितना वेट देना है। या तो बोलेगा हाईएस्ट ले लो, या तो बोलेगा लोवेस्ट ले लो बीइंग कंजर्वेटिव, या बोलेगा इसको इक्वल वेट दे दो, या बोलेगा इसको 60% वेट दे दो, इसको 40% वेट दे दो। क्वेश्चन बता देगा आपको, क्वेश्चन बताएगा आपको। ओके, इसको सॉल्व करो, आ जाओ डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, एंटिटी ए के पास 250 शेयर्स हैं, 250 शेयर्स हैं कंपनी XYZ का, और उसका वैल्यूएशन निकालना है हमें। ओके, और ये अनकोटेड कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी नहीं है। ओके, नाउ कंपनी XYZ हैज ए टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 5000 शेयर्स, ओके, विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10। एंटिटी XYZ का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट्स कितना है, 70,000। ओके, फिर क्या बोल रहा है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है इंडस्ट्री का, 15। तो बताओ प्राइस बाय अर्निंग अगर 15 है और आपने अर्न किया है 70,000, तो आपका प्राइस कितना हो गया, 15 इंटू 70,000, 15 इंटू 70,000 इज 10,50,000। तो ये हो गया आपका पूरे वैल्यू ऑफ एंटिटी। ओके, फिर क्या बोल रहा है बताओ तो, आगे आगे क्या बोल रहा है देखो तो, एंटिटी ए मैनेजमेंट एस्टिमेट्स द डिस्काउंट फॉर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ कंपनी XYZ शेयर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर इज 20%। तो डिस्काउंटिंग करो इसका, डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ 20% करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 10,50,000 इंटू 0.8 इज 8,40,000। ओके, फिर क्या बोल रहा है, एंटिटी यूजेस इट्स होल्डिंग, ओके नाउ तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 5,000, तो वैल्यू कितना हो गया, 8,40,000 डिवाइड बाय 5,000 इज 168 पर शेयर। नाउ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 168, मेरे पास शेयर्स कितने थे, 250, 42,000 हो गया इन्वेस्टमेंट, 42,000 हो गया इन्वेस्टमेंट। चलो अब आगे क्या बोल रहा है, तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द aforementioned part 1, assume that entity A estimates the fair value of the shares it owns in company XYZ using a net asset valuation technique. The fair value of the company's XYZ assets, including those recognized in its balance sheet and those that are not recognized, is 8,50,000। तो ये बता दिया यहां पे कि वैल्यूएशन कितना है आपका, 850। वैल्यूएशन कितना है सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में वैल्यूएशन कितना है, 850,000। अब यहां पे हमें डिस्काउंटिंग करना होगा कि नहीं, ये नेट असेट्स अप्रोच ले लिए है, यहां पे हमने ले लिया नेट असेट्स अप्रोच, तो यहां पे कोई डिस्काउंटिंग करना है कि नहीं, तो यहां पे डिस्काउंटिंग क्यों किया, क्योंकि हमने यहां पे शेयर प्राइस का अप्रोच लिया था, शेयर प्राइस का अप्रोच लिया था, ये पूरे कंपनी का वैल्यू था, तो इसमें कंट्रोल प्रीमियम एडेड था,
तो इसलिए हमने इसको डिस्काउंटिंग किया। यहां पे हमने असेट्स अप्रोच लिया है, इसमें कंट्रोल प्रीमियम एडेड नहीं है, तो इसमें हम लोग डिस्काउंटिंग भी नहीं करेंगे, इसमें हम लोग डिस्काउंटिंग भी नहीं करेंगे। ओके, नाउ अब क्या हो गया, यहां पे वैल्यूएशन डिवाइडेड बाय कर दो, डिवाइडेड बाय कर दो, कितना 5,000, कितना हो गया 8,50,000 डिवाइड बाय 5,000 इज 170। तो आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 170 इंटू 250 शेयर्स था मेरे पास, 42,500। क्लियर एवरीवन? तो ये क्वेश्चन भी हो गया 13 भी। अब आ रहा है एक ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना है, क्या बताओ। फेयर वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग लायबिलिटी है, कुछ भी नहीं है, बस एक मैथमेटिकल सा पॉइंट है। आई थिंक कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हो इसको, मेरे हिसाब से तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो इसको। आप बताओ इसको मुझे सॉल्व कराना है क्या, आप बताओ। आपको बस सारा कॉस्ट ले लेके ऐड करते जाना है बस। कम ऑन गाइस टेल मी, डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अगर आप बोलोगे तो हाँ मैं सॉल्व करके जरूर दूंगा। या चलो एक काम करते हैं, डिस्कस कर देते हैं, डिस्कस कर देते हैं। ऑन 1 जनवरी 20x1, इसका पहले अप्रोच समझो क्या होता है, डीकमिशनिंग लायबिलिटी का अप्रोच क्या होता है। ये है आपका असेट, यहां पे हो रहा है इनिशियल रिकॉग्निशन, यहां पे होता है एसेट का, और ये है आपका एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ओके, नाउ एक बात बताओ, हमें हमें वैल्यूएशन जो निकालना पड़ता है, हमें क्या करना है, ये एस्टिमेट करना होगा। बताओ, लेट सपोज लाइफ है आपका 40 ईयर्स, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम लोग एस्टिमेट करें कि 40 साल के बाद कितना खर्चा लगेगा? बताओ, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं। तो हम लोग सबसे पहले पता है क्या काम करते हैं, पॉइंट नंबर 1, हम लोग एस्टिमेट करते हैं यहां पे, हम लोग एस्टिमेट करते हैं यहां पे कि अगर आज ही डीकमीशनिंग कराएं तो कितना खर्चा लगेगा। हम लोग एस्टिमेट करते हैं यहां पे कि अगर आज ही डीकमीशनिंग कराएं तो कितना खर्चा लगेगा। फिर इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके यहां भेजते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन रेट से एडजस्ट करके हम लोग इसको यहां तक भेजे। फिर यहां पे हम लोग इसका एक प्रीमियम ऐड करते हैं। प्रीमियम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि देखो हमने क्या बोला, हमने बोला आज यहां पे खर्चा लग रहा है 100 रुपए खर्चा लगेगा आज अगर कराएंगे, तो अगर फ्यूचर में भेजे तो इन्फ्लेशन का वैल्यू यहां पे आ गया, लेट सपोज 110 आया, 110 आया। हम लोग बोले ठीक है 110 तो हमारा एस्टिमेट था ना, बट आपको एक बात मालूम, हमेशा मालूम है कि हम लोग जितना एस्टिमेट करते हैं खर्चा हमेशा ऊपर ही भागता है। हम लोग जितना एस्टिमेट करते हैं खर्चा हमेशा ऊपर ही भागता है। तो बोला एक प्रीमियम रख लो, एक बफर रख लो, एक बफर रख दो। तो बोला बफर के बाद ये अमाउंट आया इतना, बोला ये है सही एस्टिमेट। अब बोला इसको क्या करो, इसका प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ, इसका प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ, और ये प्रेजेंट वैल्यू का ऐड टू कॉस्ट ऑफ असेट। कॉन्सेप्ट समझ में आया है? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो अब इसका सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। ऑन 1 जनवरी 20x1, ए लिमिटेड अज्यूम्स अ डीकमिशनिंग लायबिलिटी इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। Okay, the reporting entity is legally required. The reporting entity is legally required to dismantle.
and remove an offshore oil platform at the end of its useful life, which is estimated to be 10 years. Life 10 years है, okay? Now, if A Limited was contractually allowed to transfer its decommissioning liability to a market participant, it concludes that a market participant would use all of the following points to value the decommissioning liability. तो बोला लेबर कॉस्ट कितना लगेगा बताओ, तो बोला लेबर कॉस्ट हो सकता है इतना लगे, 100 करोड़ लगे, 125 लगे, 175 लगे, इसका प्रॉबिलिटी इतना 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 है। तो बताओ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। बताओ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। चलो अमाउंट बताओ तो लेबर का 100 का 25% इज 25, 150 का 50, 125 का 50% इज 6 to 25 और 175 का 25% 62.5 प्लस 25 इज 131.25, राइट। देखो यहाँ पे वहीं लिखा हुआ है क्या, लेबर हो गया आपका कितना 131.25, लेबर हो गया आपका 131.25। कैसे आया, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लिख दो यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, ओके। चलो फिर क्या बोल रहा है आगे, चलो ओवरहेड्स कितना होगा 80% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो लेबर कितना था 131.25, तो ओवरहेड्स कितना हो गया आपका 80% ऑफ 131.25, 80% ऑफ 131.25 इज हो गया 105, ओके। फिर क्या बोल रहा है, the compensation that a market participant would require for undertaking the activity and assuming the risk with the obligation to dismantle such compensation includes both the following। बोला अगर कोई ये वाला काम करता है तो उसको कंपनसेशन क्या चाहिए होगा। देखो ये तो उसका कॉस्ट हुआ, ये तो लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। अगर किसी से काम कराओगे तो खाली कॉस्ट पे करेगा क्या, वो अपना प्रॉफिट भी तो लेगा। देखो हम लोग डिसमेंटल खुद से कर सकते हैं क्या, एंटिटी खुद से डिसमेंटल करेगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो वो किसी से कराएगा। जो कराएगा वो पहले तो कॉस्ट लेगा, वो पहले तो कॉस्ट लेगा, कॉस्ट के ऊपर अपना मुनाफा भी तो कमाएगा, प्रॉफिट भी तो कमाएगा। तो बोला प्रॉफिट कितना लेगा, प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 20% is consistent with the rate that a market participant would require as compensation for undertaking the activity। 20% का मार्कअप लेगा ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना है हमारा, कॉस्ट कितना है 131.25 और 105 का 20%, ये हो गया मेरा मार्कअप, ये हो गया मेरा मार्कअप। फिर क्या बोल रहा है, द रिस्क दैट द एक्चुअल कैश आउटफ्लोज माइट डिफर, the risk that the actual cash flows might differ from those expected in excluding inflation, okay। A Limited estimates the amount of that premium to be 5% of expected cash flows। The expected cash flows are the real cash flows in terms of monetary value today। तो ये 5% का प्रीमियम हमें ऐड करना है, लेकिन प्रीमियम कब ऐड करेंगे, आज ऐड करेंगे क्या, प्रीमियम आज ऐड करना है क्या, प्रीमियम आज ऐड करना है क्या, बताओ, प्रीमियम आज ऐड करना है क्या, नहीं, प्रीमियम बाद में ऐड करना है, बाद में। तो अब हमें क्या चाहिए, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का रेट क्या है बताओ, तो इन्फ्लेशन का रेट है 4%। तो अब 4% का एन्युटी फैक्टर माने इंटरेस्ट फैक्टर बताओ फॉर द 10 ईयर्स। 4% का बोला ये टोटल कैश फ्लो हमारा लगेगा। आज के दिन का एस्टीमेट है, ये आज का एस्टीमेट है, लिख देता हूं यहां पे मैं कहीं पे, आज का एस्टीमेट, ये आज का एस्टीमेट है। अब हमें क्या करना है, आज का एस्टीमेट को उठा के फ्यूचर में भेजना है इन्फ्लेशन के रेट से, 4% के रेट से। तो 4% का इंटरेस्ट फैक्टर बताओ क्या होगा फ्यूचर वैल्यू के लिए आफ्टर फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स बताओ कितना होगा, ये हो गया 1.04 टू द पावर 10 इज 1.4802, राइट। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आफ्टर इन्फ्लेशन कितना हो गया, इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना इज 419.65। अब ये चला गया फ्यूचर में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रीमियम के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, 5% प्रीमियम के लिए एडजस्ट करो, 5% प्रीमियम के लिए एडजस्ट करो, इसको 5% प्रीमियम के लिए एडजस्ट करो, ये आ गया 20.98 और मेरा वैल्यू कितना आ गया, टोटल वैल्यू आ गया मेरा 440.63। मेरा टोटल वैल्यू कितना आ गया 440.63 आ गया मेरा टोटल वैल्यू। बोलो क्लियर है क्या। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू आ गया, ये जो वैल्यू आ गया, ये आ गया फ्यूचर का वैल्यू, ये है फ्यूचर का वैल्यू, लिख दो, ये है
फ्यूचर का एस्टीमेट। ओके ना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू लाना पड़ेगा। किस रेट से? प्रेजेंट वैल्यू का रेट क्या है बताओ तो। प्रेजेंट वैल्यू का रेट क्या है? रिस्क फ्री रेट है 5% और मार्केट रिस्क प्रीमियम है 3.5, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? 8.5%। यूजिंग CAPM मॉडल, आपने पढ़ा होगा ना AFM में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ा होगा ना, तो वही तो होता है ना, रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क फ्री रेट 5% है, रिस्क का प्रीमियम कितना है? 3.5%, तो 5 प्लस 3.5 इज 8.5%। सो 8.5% निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इसका कितना आ रहा है? तो प्रेजेंट वैल्यू का कितना आ गया? 194.88, 194.88 आ गया प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हो गया आज का प्रेजेंट वैल्यू। लिखो यहां पे, आज का प्रेजेंट वैल्यू है ये वाला, और ये हो, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन। इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन, और इसको क्या बोलेंगे? ऐड टू कॉस्ट ऑफ असेट। ऐड टू कॉस्ट ऑफ असेट। और इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर DRRC 194.88। क्वेरी आ रहा है ये 1.4802 कैसे आया? तो इसको आपको वो करना बच्चों, इसको आपको करना क्या है? इसको आपको 10 ईयर्स के लिए निकालना है। कैसे? देखो वही बता देता हूं। आपका यहां का 1 रुपया का 10 ईयर एंड में कितना होगा? एक, रुको, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक पहुंचा, मतलब 1.04, फिर 1.04, फिर एक मिनट रुको, 4% से बढ़ाया, यहां पे हो गया 1.04, फिर 4% से बढ़ाओ, कितना आ रहा है? 1.04 इंटू 1.04, ये हो गया 1.0816। यहां पे कितना है बताओ? फिर 4% से बढ़ाओ, इंटू 1.04, 1.124, 1.1248, 1.1248। इस तरह से आप इसको 4% से 4% से 4% से 4% से 4% से 4% से 4% बढ़ाओगे, तो यहां पे आ जाएगा कितना? 1.4802। यहां पे आएगा 1.4802। कैसे आया? 1.04 टू द पावर 10। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका डी कमीशनिंग लायबिलिटी का फेयर वैल्यू, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं डिस्क्लोजर्स। ये जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है, इसका डिस्क्लोजर कैसे होता है, समझो बात को। पहला बात, लेवल 1 और लेवल 2 इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल इनपुट्स। लेवल 3 इज बेस्ड ऑन अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ये वाला पेन मार्केट में अमेजन में लिस्टेड है, ये वाला पेन अमेजन में लिस्टेड है, मतलब इसका प्राइस रेडिली अवेलेबल है मार्केट में। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल इनपुट्स। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल इनपुट्स। और कहां गया भाई? और कोई पेन दिख जा? हाँ ठीक है, ये वाला पेन भी मार्केट में अमेजन में लिस्टेड है। ओके नाउ, तो अगर ये, अब देखो इन दोनों को क्या बोलेंगे, सिमिलर या आइडेंटिकल? बताओ इन दोनों को क्या बोले, सिमिलर या आइडेंटिकल? इन दोनों को क्या बोले, सिमिलर या आइडेंटिकल? इनको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिकल्स। आइडेंटिकल, राइट? तो अगर ऑब्जर्वेबल इनपुट है प्लस आइडेंटिकल गुड्स का है, प्लस आइडेंटिकल का है, तो बोलेंगे लेवल 1। लेवल 1 आइडेंटिकल है तो लेवल 1। ओके, जहां पे आपको कोटेड प्राइस को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेवल 2 में क्या होता है? लेवल 2 में क्या होता है? ओके, सिमिलर। ये दोनों हो गया सिमिलर, ये दोनों हो गया सिमिलर। ओके, है तो सेम ही, पूरा सेम ही है, बस कलर डिफरेंट है। सिमिलर, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हुआ, ये दोनों हुआ सिमिलर।
ओके नाउ अगर ऑब्जर्वेबल इनपुट्स है और सिमिलर है तो लेवल 2, तो लेवल 2। अब अगर बोला ऑब्जर्वेबल इनपुट्स ही नहीं है, जैसे एग्जांपल सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फेयर वैल्यू निकाले हो आप। सिक्योरिटी डिपॉजिट का वैल्यूएशन कैसे करते हो? अगर आपने 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है तो उसको किस पे रिकॉर्ड करोगे? प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, फाइनेंशियल एसेट ऑफ मार्केट टर्म्स, फाइनेंशियल एसेट ऑफ मार्केट टर्म्स, राइट। तो वो क्या हो गया आपका अनऑब्जॉर्वेबल इनपुट्स। तो उसको क्या करोगे आप? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू पे उसको आप रिकॉर्ड करते हो, राइट। तो ये क्या हो गया आपका लेवल 3 इनपुट्स, लेवल 3 इनपुट्स। So, इससे हमारा फेयर वैल्यू पूरा खत्म हो जाता है। आई बिलीव आपको फेयर वैल्यू समझ में आ गया होगा। सर ये लेवल 2 क्या होता है? लेवल 2 बोला ना, ऑब्जर्वेबल इनपुट्स है लेकिन ऑफ द सिमिलर एसेट्स, नॉट एग्जैक्ट, नॉट आइडेंटिकल, सिमिलर सिमिलर सिमिलर। देखो, कोटेड प्राइस एडजस्टेड फॉर द सिमिलर एसेट और लायबिलिटीज, ओके, कोटेड प्राइस अनएडजस्टेड फॉर द आइडेंटिकल एसेट और लायबिलिटीज इन द नॉन एक्टिव मार्केट, ओके। तो ये हो गया आपका लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? अनऑब्जर्वेबल मतलब आपको रेडिली अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर लेट सपोज अगर आपको जानना है इक्विटी रिलायंस के शेयर्स का दाम कितना है, आप क्या करोगे? आपको अगर जानना है रिलायंस के शेयर्स का दाम कितना, आप क्या करोगे? गूगल करोगे, आपको रेडिली अवेलेबल मिल जाएगा, आपको रेडिली अवेलेबल मिल जाएगा, राइट। अगर आपको जानना है लेट सपोज कोई प्राइवेट कंपनी का नाम बताओ, कोई प्राइवेट कंपनी का नाम बताओ, कोई भी बोलो जो फेमस प्राइवेट कंपनी है, बोलो यार कोई भी प्राइवेट कंपनी का नाम बोलो, मुझे भी क्यों ध्यान नहीं आ रहा है। डेल, डेल आई बिलीव आई एम नॉट अवेयर, डेल इज अ प्राइवेट कंपनी और लिस्टेड कंपनी, ओके। डेल ले लो, डेल ले लो, ठीक है। तो डेल का अगर शेयर्स का जानना है हमें दाम, अगर डेल का शेयर्स का दाम जानना है तो वो हो गया आपका यू कैन से अनऑब्जर्वेबल मार्केट एविडेंस। कोई स्टार्टअप कंपनीज है, कोई भी स्टार्टअप कंपनी ले लो, बोट, हाँ वेरी गुड, बोट, चलो बोट का अभी आईपीओ आने वाला है, दो बोट का आईपीओ आने वाला है, बट स्टिल अभी आईपीओ नहीं आया ना, अभी आईपीओ नहीं आया ना, तो हो गया अनऑब्जर्वेबल एविडेंस। आप बताओ, आप उसका मार्केट प्राइस जान सकते हो क्या? कि पर शेयर ऑफ बोट का वैल्यू कितना जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते हो, राइट। तो वो हो गया अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स, ओके। चलो, तो इससे हमारा फेयर वैल्यू खत्म हो जाता है। तो इसको वहां पे डन कर देते हैं, आ जाओ। डन। तो अब आ जाते हैं हम लोग मिस्टेक्स पे। तो मिस्टेक्स देखो, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम में। प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, यहाँ पे ध्यान रखना हो कि हमें प्रायोरिटी देना है प्रिंसिपल मार्केट को, प्रिंसिपल मार्केट को प्रायोरिटी देना है हमें, ओके। अगर प्रिंसिपल मार्केट मालूम नहीं हो तो हम लोग लेंगे मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, इट इज देन विल टेक मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। आपको क्लियर है ये वाला पॉइंट, ओके। नाउ फिर अब बोल रहा है यहाँ पे मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट और प्रिंसिपल मार्केट का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने आपको पढ़ाया, प्रिंसिपल मार्केट का मतलब जहां पे वो प्रोडक्ट जो है, जो असेट है, वो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी में सेल हो रहा हो। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट का मतलब क्या है? जिसमें, जिस मार्केट में मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, बेनिफिट मतलब कंसीडरिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट एज वेल। लेकिन जब हम लोग फेयर वैल्यू निकालेंगे बच्चों, क्या उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को माइनस करते हैं? नहीं, उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को माइनस नहीं करते हैं। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट के लिए तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, लेकिन जब फेयर वैल्यू निकालेंगे उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ओके। मैंने लिख दिया है, टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट we need to consider transaction cost, but we to find out fair value we will not consider transaction costs. I believe आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। So with this we complete the revision of Ind AS 113। आपको I believe 113 पे पूरा कॉन्फिडेंस आया होगा। जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताना, ओके। थैंक यू गाइस, बाय बाय।